हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th के वीडियो के बाद में आपकी तरफ से डिमांड आई कि सर क्लास 9th का भी बना के हमें बताइए। तो उसके बाद में आज हम क्लास 9th के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में आपका चैप्टर नंबर 6 है मैथ्स का, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले हम उस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक थिंग्स जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और फिर हम आएंगे एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर जितने भी पॉइंट्स आपको दिए जाएं, एक स्ट्रेट लाइन में अगर है, वो मीन्स टू से एक लाइन के ऊपर वो लाई करते हैं, सो वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, जैसे ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, सो ये कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर एक लाइन के, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं पॉइंट्स, वो कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एक पॉइंट इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है, एक इधर हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। देखो ऐसे करके लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स के बारे में वैसे आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से क्योंकि इस चैप्टर में यूज होंगे तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है, बेसिक लेवल पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद में आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा, दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है आपके लिए नया हो। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल से पहले एक और हम बात कर लेते हैं जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एग्जैक्ट 180 डिग्री, एंगल ऑफ 180 डिग्री इज ए स्ट्रेट एंगल, राइट। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज, देखिए रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स से क्या मतलब समझते हो आप लोग। रिफ्लेक्स इंडिकेट्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल आपका होता है 180 से बड़ा बट 360 से छोटा, मींस मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये बनता कैसे है रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट एंगल आपने पढ़े होंगे पहले। रिफ्लेक्स एंगल देखिए, उसमें दिक्कत आती है आप लोगों को, रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनता है। मान लो ये कोई एंगल है आपके पास, ये एक एक्यूट एंगल है, तो इस एक्यूट एंगल का जो रिफ्लेक्शन होगी, जो इसके बैक साइड में जो एंगल होगा, दिस वन फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो एंगल है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों, सो रिफ्लेक्स एंगल एंड दिस वन इज एक्यूट एंगल, इन दोनों का जो सम होता है दैट इज ए कंप्लीट एंगल, और वो सम हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई एक्यूट एंगल दे दिया जाए और आपको पूछा जाए रिफ्लेक्स एंगल निकालिए, सो आपको पता है कि एक्यूट एंगल जो होता है और रिफ्लेक्स एंगल, उन दोनों का सम होगा वो 360 होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल दोनों का सम 360 होगा। तो अगर कोई एक्यूट एंगल आपको दिया जाए 160 डिग्री दिया जाए, आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। 360 में से आप 60 माइनस कर दोगे तो 300 डिग्री, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है,
तो कोई भी आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो जो एक्यूट एंगल दे रखा है उसके बैक साइड में जो एंगल बनेगा जो उसके रिफ्लेक्शन को शो करेगा एक्चुअली में, वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है बच्चों। सो एक्यूट एंगल आप समझ गए, ऑब्ट्यूज स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट एंगल एक और था दैट इज 90 डिग्री, आपको पता ही है। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 लेस देन 360, ओके। एंड कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का एंगल होता है दैट इज द कंप्लीट एंगल। ठीक है, यानी कि आपके जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर आप चारों कंप्लीट यहाँ से पूरा घुमाओगे तो ये जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब आपने डिफरेंट एंगल्स के बारे में जान लिए। ठीक है, अब हम कुछ लाइंस और एंगल के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और जान लेते हैं, कुछ एंगल्स के बारे में। उसमें सबसे पहले आप देख सकते हो लीनियर पेयर क्या होता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन आपके पास दी गई है और इस स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं, पेयर मींस टू, इफ यू आर गिवन टू एंगल्स दैट विल बी कॉल्ड ए लीनियर पेयर, राइट। दिस वन एंड दिस वन, दो एंगल बन गए एक स्ट्रेट लाइन पे, इनको वो कहलाएंगे लीनियर पेयर। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। अगर आपको एक एंगल दिया जाता है और दूसरा एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आप जो एंगल दे रखा है आपको वो 180 डिग्री से आप माइनस कर दोगे। ठीक है, जैसे अगर आपको ये एंगल दे दिया 120 डिग्री, ठीक है बच्चों, तो आपको ये एंगल फाइंड करना है। सो आप क्या करोगे, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, काफी सारे ऐसे करोगे आप। सो लीनियर पेयर मींस इफ द एंगल ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स टू ईच अदर। ठीक है, लीनियर पेयर के बाद में अगर इसी स्ट्रेट लाइन के बाद में आपको यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं, दो से अगर ज्यादा एंगल दिए जाए तो 3 एंगल दिए जा सकते हैं, 4 एंगल दिए जा सकते हैं, सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। बट वहां पे वो एंगल लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, लीनियर एंगल्स कहलाएंगे। पेयर का मतलब तो होता है, तो यहाँ पे दो से अधिक एंगल आ जाएंगे। कैसे, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया और दो ये बन गए। ठीक है, आपके पास 4 एंगल बन गए, 1 2 3 4। इन चारों एंगल का सम कितना हो गया, 180 ही होगा चारों एंगल का। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तो बन रहे हैं एंगल। ठीक है, अब इन चारों में से अगर आपको कोई 3 एंगल दिए जाए, जैसे ये दे दिया आपको 30 दे दिया, ये 20 दे दिया, या 40 दे दिया, तो ये फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। 180 में से ये तीनों एंगल माइनस कर दोगे तो फोर्थ एंगल आपके पास आ जाएगा। चारों का सम 180 है। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। सो लीनियर एंगल्स हो गए, लीनियर पेयर हो गया। आफ्टर दैट आपके पास दो पैरेलल लाइंस दे रखी है। ठीक है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं चैप्टर का वो यूज होगा आपके एक्सरसाइज में। उसके बगैर आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, केवल रटोगे और रटने से क्वेश्चन होते नहीं है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, उसमें रटने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी दे दे आप लोगों को। ठीक है, आपके पास ये दो पैरेलल लाइन दे रखी है। पैरेलल लाइन आप जानते होंगे, पैरेलल वो दो लाइंस या 2 से 3 लाइन पैरेलल भी हो सकती है, 4 भी सकती है, जिनके बीच में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल रहती है, वो पैरेलल कहलाती है। एंड पैरेलल लाइन से नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, काटेंगी नहीं। इनडेफिनेटली इधर भी इंक्रीज कर सकते हो, इधर भी कभी नहीं काटेंगे। सो यू आर गिवन 2 पैरेलल लाइंस। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, वो तो आप चाहे कितना भी बढ़ा दो इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे। जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है ना, तो जो इंटरसेक्ट कर सकती है कहीं ना कहीं, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और ये पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, तो आपने 2 पैरेलल लाइन ली, आप कह सकते हो इसको ए बी एंड दिस वन सी
डी। ठीक है बच्चों, एक लाइन आपने ट्रांसवर्सल ली है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वो हमने ले ली ये लाइन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल को तिर्यक छेदी बोलते हैं हिंदी में, जो इंटरसेक्ट करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, सो ये जो लाइन है इसको आप पी नाम दे सकते हो। सो पी जो लाइन है वो ए बी एंड सी डी के ट्रांसवर्सल है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे ए बी एंड सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है। हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल का साइन ये होता है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। अगर हम एक ही ट्रांसवर्सल लाइन को लेके चलते हैं, आप देखोगे यहाँ पे ये दो एंगल जो बन रहे हैं इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो वर्टेक्स के बिल्कुल सामने हो, जैसे ये वर्टेक्स है, इसके बिल्कुल अपोजिट हो, उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों एंगल भी आपके सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों बन रहे हैं, और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। आप इनको नाम दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये तो हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और कौन से होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा बच्चों को। ठीक है, चाहे एवरी क्लास में हम थोड़ा थोड़ा ही कर पाए सिलेबस, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, बीच में कोई शॉर्टकट तरीका देके नहीं पढ़ाऊँ आपको। हाँ, कैलकुलेशन का शॉर्टकट हो सकता है, बट आप जो सीखोगे उसका शॉर्टकट नहीं है, पूरा आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने शॉर्ट लिख दिया BOA। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद में आप देख रहे हो एंगल 1 ये वाला, और जेड की शेप में एंगल 5 ये वाला। जेड इस तरह से, जो जेड की शेप में एंगल बनते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये AB और CD आपको पैरेलल दी गई है, तो जेड की शेप में एंगल 1 और 5 बन रहे हैं, और यहाँ पे 2 और 6 बन रहे हैं। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड पैरेलल होने पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हो गए, 1 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंड यहाँ पे आप उल्टा जेड लोगे, एंगल 2 एंगल 6। ठीक है बच्चों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए 1 5 2 6। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं जो अंदर बनते हैं पैरेलल लाइन के, वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे जो पैरेलल लाइन के बाहर बनते हैं, वो भी इक्वल होंगे। और वो एक्सटीरियर कौन से होंगे, जेड तो आपका ये बन रहा है। ठीक है, ये दोनों तो इंटीरियर हो गए, तो एंगल 3 और एंगल 7 ये कहलाए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंड दीज आर इक्वल टू ईच अदर। इधर ये आपका जेड बना। ठीक है, इंटीरियर तो हो गए 1 और 5, तो एक्सटीरियर कौन से हो गए, 4 एंगल और 8 एंगल, ये हो गए एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। जेड आपका बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है ना, ये दो इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर कौन से होंगे, 4 और 8, और इधर कौन से होंगे, 3 और 7। ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, देखिए ये दोनों आपको पैरेलल लाइन दे रखी है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर यानी कि बाहर कह सकते हैं हम, और इस पैरेलल लाइन के भी ऊपर, और इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड।
ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए और दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 हो रहा है और 5 हो रहा है। इधर बात करें 4 हो रहा है एंड 6 हो रहा है। सो 3, 5 corresponding angles, 4, 6 corresponding angles and corresponding angles are also equal to each other. तो मैं लिखूंगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। नीचे की बात करें लाइन के, इस पैरेलल इस लाइन के नीचे 2 है और इस लाइन के नीचे 8 है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होना चाहिए, 2 और 8 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और इधर 1 और 7 ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि पैरेलल लाइन के इनसाइड दैट इज इंटीरियर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल होंगे, कौन से होंगे वो, एंगल 2 और एंगल 5, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। इधर एंगल 1 और एंगल 6 इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल 3 और एंगल 8 इनका सम भी 180 डिग्री होगा जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, और इधर एंगल 4 एंड एंगल 7 इनका सम भी 180 डिग्री होगा, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और पैरेलल लाइन के बाहर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि इन दोनों एंगल्स का सम 180, इधर भी 180, इनको कोई इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। तो आप जो प्रॉपर्टी यूज करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो आप लिख सकते हो सम ऑफ ए को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन करोगे तो उसमें एंगल कौन सा कितने डिग्री हुआ क्यों हुआ उसका प्रॉपर आपको रीजन देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं ये करता हूँ कि एक ट्रांसवर्सल की जगह पे मैं 2 ट्रांसवर्सल लेता हूँ, ठीक है, एक और मैंने ट्रांसवर्सल ले ली, ठीक है बच्चों, इसको मैंने क्यू नाम दे दिया। यहाँ पे हम लेट करते हैं कि P एंड Q ये दोनों भी पैरेलल है, AB एंड CD ये तो पैरेलल ऑलरेडी है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी जैसे आपने यहाँ पे इश्यू की थी वो भी यहाँ पे आपको हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है, नीचे ये दोनों एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, और इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग, और नीचे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे, ये वाला एंगल और ये वाला जो जेड की शेप में बनता है, ध्यान रखना जेड की शेप में ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और ऐसे भी बन सकता है। जेड की शेप में जो बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, और वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हों। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर भी इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया आपके ये, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। तो ये एक पैरेललोग्राम बनता है बच्चों, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है उस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि ट्राइंगल के 3 जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उन 3 इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। इसी चैप्टर में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसको प्रूव कीजिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें जिसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं ट्राइंगल की, वो क्या होती है, देखिए ये ट्राइंगल आपके पास है,
मैं क्या कर रहा हूँ जी, इस ट्राइंगल की इस साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसको मैंने इधर एक्सटेंड करी तो आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल बना बच्चों वो ये बना। अगर मैं इस साइड को आगे एक्सटेंड करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा आपका ये वाला। अगर इस साइड को मैं एक्सटेंड करूंगा तो एक्सटीरियर बनेगा ये वाला। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल के एनी टू इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो उन दोनों के अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सो दैट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे अगर मान लिया मैंने इसको एंगल 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया और इसको 3 बोल दिया। ठीक है। और बाहर आप कह सकते हो 4, 5, 6। अंडरस्टूड? So by exterior angle property you can say that angle 1 plus angle 2, angle 1 plus angle 2 इनके अपोजिट एक्सटीरियर बोला है मैंने, इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल दैट इज एंगल 5। अगर बात करूं मैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 की तो इन दोनों का सम एंगल 4 की, क्योंकि इनके अपोजिट एक्सटीरियर कितना है 4 है। अगर बात करूं मैं 1 एंड 3 तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन दोनों का सम है वो एंगल 6 के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा, इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे तो मैंने नाम दिया है एंगल 1 और 2, आपको ये दिया गया, सपोज करो 60 डिग्री दे दिया एंड ये दे दिया आपको 70 डिग्री दे दिया, और आपसे ये पूछ लेंगे कि ये एंगल कितने डिग्री है। तो कितना डिग्री होगा, 70 प्लस 60 आएगा इसके इक्वल, दैट इज 130 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है। और कैसे दिया जा सकता है आपको ये दो एंगल है एक्सटीरियर वो दे देंगे, सपोज करो आपको 130 डिग्री दे दिया। ठीक है। और आपको ये निकालना है बच्चों, ये दे दिया आपको 60 डिग्री, ये 130 दे दिया, तो ये कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे कि इन दोनों एंगल का सम है वो 130 होगा। अगर हम इसको x मानते हैं तो कुछ भी मान लो, y, z, a, b, c, एनीथिंग एल्स, सो x प्लस 60 इन दोनों का सम अपोजिट एक्सटीरियर कितना है 130। x इज इक्वल टू 130 माइनस करोगे इधर जाके तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है। अगर ये आपको 70 दिया जाए और ये ना दिया जाए, ये निकालना तो ये भी ऐसे निकलेगा। सो दिस इज ए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है। सो जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है लाइंस और एंगल्स के बारे में, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स बताए हैं, वो सब आप क्वेश्चन करने में यूज करोगे। अगर ये सब आपको नहीं आती है तो क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाओगे, सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप इस चैप्टर के किसी भी एक्सरसाइज का। अगर इनके बारे में आपको मालूम है, जान लेते हो, तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा आपको, बताऊंगा लगभग सारे ही। ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। अब क्वेश्चंस कैसे करते हैं, चलिए एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं बचे हुए समय के अंदर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है। आपके जो फीडबैक आएंगे, जो सुझाव आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है। बात करते हैं चैप्टर जो 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 6.1 का। इसमें आपको ये एक लाइन दे रखी है। ठीक है। और एक लाइन ये दे रखी है। ठीक है बच्चों, इसको बोला गया है ए बी और इसको बोला गया है सी एंड बी। ये ए बी और सी डी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये ए बी और सी डी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, और पॉइंट ए ओ से एक अनदर लाइन है दैट इज ओ ई। ठीक है। ओ ई ये एक अनदर लाइन दे रखी है। ए बी एंड सी डी दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और क्या दे रखा है, कुछ एंगल के मेजरमेंट दे रखे हैं आपको
आपको दे रखा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है आपको? एंगल BOD, ये दे रखा है आपको 40 डिग्री बच्चों। आपको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है एंगल BOE, और क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल है COE फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे? देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर, AOC एंड BOE, कहाँ AOC? AOC दिस वन, BOE दिस वन, इन दोनों एंगल का सम दे रखा है आपको 70 डिग्री, ठीक है। BOD दे रखा है 40 डिग्री, कहाँ है BOD? BOD ये वाला एंगल है 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है BOE, कहाँ है BOE? BOE ये वाला फाइंड करना है आपको। एंड COE इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था? रिफ्लेक्स कौन सा होगा? जो COE आपका एंगल बन रहा है ये वाला, इसके बैक साइड में जो एंगल होगा, जो CO एंगल की रिफ्लेक्शन बनेगी वो बैक साइड में यहां से लेके और ये बनेगी बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। निकालेंगे इसको। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि BOE कैसे फाइंड करेंगे। कहाँ है BOE? देखिए आपको ये एंगल 40 दे रखा है, तो 40 के बिल्कुल अपोजिट एंगल जो AOC है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि आपने इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको मान लोगे नहीं। देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है जी, और ये लाइन ऐसे जा रही है, जो सीजर की तरह, कैंची की तरह आपस में काटती हुई इस तरह से क्रॉस बनाती हो, वही जो एंगल होते हैं एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। इसलिए इसके वर्टिकली अपोजिट ये नहीं होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करते हैं कि वर्टिकली अपोजिट उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता कौन सा लिखेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, इसके वर्टिकली अपोजिट इसको मान लेते हैं, ठीक है, या फिर इसके वर्टिकली अपोजिट इसको मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना, वर्टिकली अपोजिट ध्यान रखना। मैंने क्या बताया? जब क्रॉस की शेप में, यानी कि इस लाइन को आपने आगे बढ़ाया ऐसे, और इस लाइन को आपने आगे बढ़ाया ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें इधर तो ऐसे काट रही है इस पॉइंट पे, तो इस लाइन और इस लाइन के जो बीच में एंगल बन रहा है वो, और इधर से ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे बच्चों। क्योंकि अगर आप इसकी बात करते हो तो ये लाइन तो यहीं पे एलिमिनेट होगी, आगे तक पाई नहीं। अगर इधर बात करते हो तो इधर मुड़ गई लाइन ये, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगी। गलती करते हैं इसके अंदर, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बताता हूँ। तो कैसे लिख देते हैं कि 40 है, या तो इसके इक्वल इसको कर देंगे, या फिर इसके इक्वल इसको कर देंगे, वर्टिकली अपोजिट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसीलिए मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता है ये पहले ही बताया, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 40 डिग्री। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसे लिखोगे? ये एंगल है AOC जो हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू एंगल है BOD, एंगल है BOD। अब इसमें रीजन देना होता है आपको कि क्यों दोनों इक्वल है, बिना रीजन के नहीं लिखना है। रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख देते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, BOA मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। और क्या लिखोगे आप? एंगल AOC इक्वल टू BOD कितना है बच्चों? 40 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपके पास 40 डिग्री आ गया। समझ में आ गई बात? अब 40 डिग्री आ गया, आपको इन दोनों का सम दे रखा है 70, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, BOE निकालने जा रहे हैं ना, ये जो दे रखा है ना आपको गिवन है, इसकी बात करेंगे। AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस BOE, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हम AOC की जगह लिख देंगे, जो वैल्यू आपने निकाली कितनी निकाली है? 40 डिग्री निकाली है। AOC कितनी निकाली है बच्चों?
40 निकाली है, और एंगल BOE ये 70। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से? नहीं आ रहा होगा तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में और उसको मॉडिफाई करेंगे किस तरह से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कितना हो गया, ये इक्वेशन बन गई, सिंपल इक्वेशन कि एंगल BOE इक्वल टू यहाँ पे जो 70 था माइनस क्या कर दोगे, 40 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। BOE ये जो एंगल आपको फाइंड आउट करना था वो आ गया 30 डिग्री। ठीक है, इसका यूज करोगे आप। ठीक है, रिफ्लेक्स अब निकालना है आपका रिफ्लेक्स एंगल COE। तो COE कहाँ है जी, COE इसका रिफ्लेक्स मतलब COE की जो बैक साइड में होगा, जो इस एंगल की रिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट इज यहां से लेके बच्चों ये एंगल पूरा। ठीक है, ध्यान रखना रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनता है। जिसका रिफ्लेक्स एंगल पूछे आपको, जैसे COE का रिफ्लेक्स पूछा है, तो COE का जो एक्चुअली में एक्यूट बनेगा वो, तो उसके बैक साइड में जो एंगल आएगा वो उस एंगल का रिफ्लेक्स होगा, जो यहां से लेके यहां तक आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे आप रिफ्लेक्स एंगल COE, इसमें लिखना पड़ेगा आपको रिफ्लेक्स एंगल COE दैट इज इक्वल टू, क्या करोगे, यहां से लेके यहां तक जितने भी एंगल आपके रास्ते में आ रहे हैं उनको प्लस करते जाओ। ठीक है, ये कितना है, ये है 40 डिग्री। ठीक है, अब 40 प्लस ये भी ले सकते हो, इसके लिए आपके पास है नहीं ना, निकाल सकते हो इसको लीनियर पेयर से 40, और ये कितना आएगा 140 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया ना। यहाँ पर भी अगर ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, तो ये 40, तो ये एंगल भी 140 हो गया लीनियर पेयर से, क्योंकि दोनों का सम 180। तो आप ये 40 प्लस 140 कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो आप, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि 180 डिग्री होगा, तो इसी को ले लो आप, ये 180 हो गया, प्लस में ये 40 हो गया, और ये आपने भी निकाला, ये कितना निकाला था 30 निकाला था आई थिंक, तो इसको 40 की जगह डायरेक्ट यही ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री ले लो इसको। ठीक है, ये हो गया 180 इतना। अब ये कितना बच्चों 40 है प्लस 40, और ये कितना निकाला अभी आपने, जब दोनों का सम 70 था 40, और ये निकाला आपने 30 निकाला था, ये आपने 30 बस, इनको ऐड कर दो, रिफ्लेक्स आ गया आपका, तो कितना हो जाएगा 180 40 और 300 250 हो गया आई थिंक, 80 और 70 कितना हो गया 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE आपके पास आ गया 250 डिग्री। समझ में आया बच्चों? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ये 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में होगी मैं 1-to-1 क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही हमारी एक क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, इतने ही हो पाएंगे, लगभग ज़्यादा भी देखते हैं। अभी आपके सामने लाइव तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन बिगनिंग क्लासेस के बाद में जब लाइव आ रहा हूँ, तो लाइव क्लासेस जो 1 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। तो अभी बिगनिंग में आधा घंटा या 20 मिनट या 25 मिनट इतनी देर की आपकी क्लास हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में वो वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो लाइव क्लास जब होगी तो उसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको कैसा लगा, ये समझ में आया या नहीं आया, कोई आपके सुझाव है, कोई समझने में दिक्कत आती है, आप अपने को अपने जो भी इश्यूज़ है कमेंट में लिख के या व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और क्लास का जो नया वीडियो आपके पास आ जाए, जिसका नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास में, उसके लिए सब्सक्राइब करना होता है, एक बेल आइकन दबाना होता है। तो हमारा कॉन्सेप्चुअल मैथ्स जो प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पुश कर सकते हो, ताकि आपके पास नेक्स्ट क्लास का वीडियो आ जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।